हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटम क्लासेज। दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ की इस टेस्ट सीरीज में आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट आपके लिए हो चुके हैं और सभी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वहां जा कर के देख सकते हो। और देखो, आज से मैंने इसमें चेंज किया है। जैसे पहले मैं 50-60 क्वेश्चन लाता था प्रैक्टिस सेट में, तो आज से मैं कंप्लीट 120 जीएस के क्वेश्चन लाऊंगा। क्योंकि जो आरओ का एग्जाम होता है उसमें कुल 140 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जीएस के अलावा रीजनिंग और मैथ भी शामिल होती है। इसमें मैंने रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन शामिल नहीं किए हैं, ओनली जीएस के क्वेश्चन किए हैं। शायद 1-2 आ जाए तो कह नहीं सकता हूँ। तो आपके लिए आज से ये कंप्लीट टेस्ट आया करेगा 120 जीएस का। और आपको बता दूं, इसकी टाइमिंग जो रहेगी सुबह फिक्स 8 बजे रहा करेगी डेली। और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तकरीबन मैं 50 के करीब प्रैक्टिस सेट ले आऊँगा। और 50 से समझ सकते हो कि आप तकरीबन एक प्रैक्टिस सेट से संबंधित 120 से संबंधित आपको 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उस वजह से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ पहले क्वेश्चन के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर किसी ने नहीं किया है तो। ठीक है, देखो इसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है। जो सबसे पहले देखा जाए तो यूरोपियों के द्वारा भारत में साम्राज्य स्थापित किया गया था वो पुर्तगाली ही थे, और पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत की खोज की गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है आपने आपके सामने कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। देखो, इस क्वेश्चन से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है मैं आपको वो सभी बता देता हूँ। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि भारत की खोज पुर्तगाली नाविक वास्को ड गामा के द्वारा की गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई यूरोपीय भारत आने के लिए नहीं चला था या उसने कोशिश नहीं की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। और जो सफल हुआ वो वास्को ड गामा था। देखो, 1487 में, किसमें 1487 में एक यूरोपीय निवासी ही था जो भारत की खोज में निकला था। उसका नाम था बार्तोलोमियो डियाज। लेकिन वो भारत ना पहुंच करके अफ्रीका का जो द्वीप है, दक्षिणी भाग है, उस पर पहुंच गया था। वहां पहुंचने के बाद उसको नाम दिया था उसने आशा अंतरीप, यानी उसे केप ऑफ गुड होप भी कह सकते हो। फिर उसके बाद 1498 में ही निकला था, 1498 में ही निकला था। स्पेन का निवासी था जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड से निकला था, कोलंबस। लेकिन वो मार्ग भटक गया था, जिस वजह से वो अमेरिका पहुंच गया था। यानी अमेरिका जो वेस्ट इंडीज है उस क्षेत्र में, उसने वेस्ट इंडीज की भी खोज की और अमेरिका की भी। इस वजह से उसे अमेरिका की खोज का श्रेय दिया जाता है। फिर उसके बाद 1498 में ही निकला था ये वास्को डी गामा। कब निकला था? 1498 में। इससे पहले ये 2 निकल चुके थे, लेकिन वो किसी कारणवश आ नहीं पाए थे। ठीक है, तो ये 1498 में निकला वास्को डी गामा। और 90 दिन की यात्रा के बाद ये भारत पहुंचा था। ठीक है, कहाँ पहुंचा था? भारत। 90 दिन यात्रा की थी इसने कुल। और इसका जो पथ प्रदर्शक था ना, जिसकी रास्ते में मदद की थी, उसका नाम था अब्दुल मनीद। ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा मदद की गई थी? अब्दुल मनीद, जो गुजराती था। ठीक है, इसके बाद इसका स्वागत भी हुआ था भारत में। जो एक स्थानीय शासक था उसका नाम था जमोरिन, उसके द्वारा इसका स्वागत किया गया था। लेकिन अरेबियों का वहाँ पर शासन था, वहाँ काफिले चले करते थे उनके, तो उन्होंने इसका विरोध किया था। और ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि पुर्तगाली नाविक जो वास्को डी गामा भारत आया था, किस जहाज़ से आया था, उसका नाम क्या था? तो याद रखना, उसका नाम था साओ गैम्ब्रियन। क्या नाम था? साओ गैम्ब्रियन। ये भी याद कर लेना आप। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी। किस में? 1498 में। और ये भी पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा जो आया था वो किस शासक का प्रतिनिधि बन करके आया था? तो उसका नाम था, क्या नाम था? डॉन हेनरिक, या उसे नेविगेटर भी कहा जा सकता है। डॉन हेनरिक या नेविगेटर। और फिर उसके बाद ये 1499 में वापस लौटा था गोवा बंदरगाह से, और अपने साथ ले गया था काली मिर्च, जिसको वहाँ पर बेचने पर इसे 60-70% के करीब मुनाफा हुआ था। जिस वजह से मतलब पुर्तगालियों में या यूरोपियों में होड़ लगी थी भारत आने की। फिर इसके बाद पुर्तगाली जो अगला आया था उसका नाम था अल्वरेज कैमरल, जो 13 जहाजी बेड़ों के साथ आया था भारत। और उसने आते ही कोचीन और कन्नानौर पर अधिकार किया था। ये भी पूछा होगा आपने। ठीक है, काफी। और फिर दोबारा आया था वास्को डी गामा 1502 में। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि वास्को डी गामा दोबारा कब आया था? तो 1502 में आया था। कब? 1502 में। और कोचीन में इन्होंने पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, और 1503 में लगाई थी। कब? कोचीन में 1503 में लगाई थी। और दूसरी लगाई थी इन्होंने 1505 में कन्नानौर में। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पहली कोचीन में, दूसरी 1505 में कन्नानौर में। और पुर्तगाली जो पहला गवर्नर था, ये भी पूछा जा सकता है, कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। कौन था? अल्मीड़ा था पहला, जो 1505 से लेकर के 1509 तक रहा था। लेकिन दूसरा भी पूछा जा सकता है आपसे।
और दूसरा जो पूछा जा सकता है, और देखो इस क्वेश्चन में भी आपसे पूछा है कि पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था। तो याद रखना जो वास्तविक संस्थापक था इसका ऑप्शन सी सही है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो गवर्नर बना था पुर्तगाल का 1509 से लेकर के 1515 तक। ठीक है, 1515 तक बना था ये, और दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था, और इसी को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। देखो एक ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीड़ा भी सुनी होगी, जो अल्मीड़ा से ही संबंधित है। ठीक है, जिसमें उसका काफिला चला करता था, यानी अरबों पर जो आक्रमण किया था उसी लिए। ठीक है, देखो बताने को तो काफ़ी कुछ है, और बता दूं थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, प्रैक्टिस सेट लंबा पड़ जाएगा, लेकिन इतना ही समझ लो कि सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद पुर्तगालियों के बाद कौन आए थे? पुर्तगाली के बाद आए थे डच। डच यानी नीदरलैंड या हॉलैंड, पहले तो उसका नाम हॉलैंड था, अब नीदरलैंड है, और उसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। कौन सी? एम्स्टर्डम, यानी नीदरलैंड के निवासियों को ही डच कहा जाता है, जो 1596 में भारत आए थे। और डचों में पहले आने वाला जो कौन था? कॉर्नेलियम था, कॉर्नेलियम हाउटमैन। कॉर्नेलियम हाउटमैन था डच जो पहला आया था भारत में। और डचों के बाद तीसरे नंबर पर आए थे अंग्रेज। ये मत समझ लेना कि अंग्रेज सबसे पहले आए थे भारत में, सबसे पहले पुर्तगाली, दूसरे नंबर पर डच, तीसरे पर अंग्रेज आए थे। और डचों के बाद भी पूछा जा सकता है कि कौन आए थे? डच के बाद आए थे डेनिस, और सबसे एंड में आए थे फ्रांसीसी। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, सबसे एंड में फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, इतना ही काफ़ी है इस क्वेश्चन के हिसाब से। आगे देखो, अब दूसरा क्वेश्चन है कि मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है। वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है। बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था? देखो ये है तो रीजनिंग टाइप का ही क्वेश्चन, लेकिन चलो कर देता हूँ आपके सामने। देखो वैसे अच्छा क्वेश्चन है, अगर जल्दबाजी करोगे तो शायद गलत कर दोगे, लेकिन ये समझने का क्वेश्चन है। जैसे देखो हम ये बना लेते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से पॉइंट से स्टार्ट करता है, मध्य से चलना। देखो इसमें पूछा है कि वो चलना स्टार्ट करता है और अपने बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है। देखो अगर एक हिसाब लगाओ अपने आप कि अगर उसे पूर्व की साइड चलाएंगे हम, फिर बाएं मुड़ाएंगे, तो क्या वो दक्षिण की साइड जा रहा है? तो पूर्व साइड तो जाएगा नहीं। अगर वो उत्तर जा रहा है, फिर उसे बाएं मुड़ाएंगे, बाएं मुड़ने के बाद फिर उसे देखो उत्तर की साइड जा रहा है, फिर बाएं मुड़ाएंगे और दक्षिण की ओर चलता है। ये भी नहीं हो सकता है इसमें, क्योंकि अगर उत्तर की तरफ जाएगा और बाएं मुड़ेगा तो वो जा रहा है पश्चिम की तरफ। तो ठीक है, अब देखो इसका यही आंसर है, पश्चिम की तरफ जाएगा वो। अगर वो उसे बाएं मुड़ाएंगे तो वो दक्षिण की तरफ चलना स्टार्ट करेगा। तो ठीक है, इसका आंसर यही है कि उसने जो स्टार्ट किया था चलना, स्टार्टिंग में पश्चिम की तरफ चलना स्टार्ट किया था, फिर वो अपने बाएं मुड़ा था, तो बाएं मुड़ने के बाद फिर वो अब दक्षिण की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम। आगे को क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें ये त्रिभुज पूछा है, ये काउंट कर लेना या कोई फॉर्मूला लगा लेना इसमें। ऐसे चलो जीएस के ही क्वेश्चन देखते हैं ओनली, ये भी रीजनिंग का है, ये भी नहीं करते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें मई 2023 में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, या 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? मई में दिया गया है 2023 में। देखो इसका सही जवाब है दामोदर मोजा को दिया गया है ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो 56वां दिया गया था वो नीलमणि फूकन को दिया गया था। ये दो याद कर लेना अच्छे से कि 56वां तो दिया गया नीलमणि फूकन को, 57वां दिया गया दामोदर मोजो को। ठीक है, 57वां दामोदर मोजो को और 56वां नीलमणि फूकन को ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 56 है अब कि जून 2023 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसकी थीम क्या है? जून 2023 में आयोजित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसकी थीम पूछी है। क्या एक धरती एक परिवार एक भविष्य है, या वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग है, या मानवता के लिए योग है, या स्वास्थ्य के लिए योग है? बताओ कौन सी थीम है इसकी, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 में आयोजित किया गया है? तो याद रखना इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, याद रखना। जो 2023 में मनाया गया है योग दिवस, उसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। आपको पता होगा इसकी स्टार्टिंग भी हुई थी भारत के, यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर हुई थी। 21 जून को हर साल मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इसको स्वीकार किया था जो 2014 में, और जो अभी ये मनाया गया है इसकी
यानी ऐसे कह सकते हो नरेंद्र मोदी ने इसकी वो की है, क्या बोलते हैं, नेतृत्व या अध्यक्षता की है। और ये 9वें नंबर का मनाया गया है 2023 में। योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है हर साल, और जबलपुर मध्य प्रदेश में मनाया गया है ये। ठीक है, कब? 21 जून को 9वें संस्करण का। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 है कि अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। इस मिशन के संदर्भ के बारे में आपको विचार करना है। देखो चंद्रयान 3 के बारे में आपके सामने ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, फिर उसके बारे में आपको देखना है और ये बताना है कि कौन सा सही है उसमें से। कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM 3 M4 प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। तो इसमें से देखना है आपको कौन सा सही है, 1, 2 या तीनों, या कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने है 7। तो देखो चंद्रयान जो 3 है वो 14 जुलाई को ही श्रीहरिकोटा से LVM 3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और यह सफलता जो प्राप्त की थी भारत ने, ये चौथा देश बना चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला। लेकिन ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना है। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही हैं। आगे देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने कि बंगाल में 1765 ईस्वी में लागू द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? जो द्वैध शासन व्यवस्था बंगाल में लागू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, उसको समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? लॉर्ड क्लाइव को, वॉरेन हेस्टिंग्स को, कॉर्नवालिस को, या लॉर्ड लिटन को? याद रखना, जो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो द्वैध शासन व्यवस्था थी जो चालू की गई थी, इसी को कहा जाता है भारत की लूट। और इसको समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, जो 1772 से लेकर के 1785 तक बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो इसको समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है द्वैध शासन व्यवस्था को। देखो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में ही प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में सिराजुद्दौला के खिलाफ। और वॉरेन हेस्टिंग्स, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इन्हें भी समझ लेना कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, उसी के तहत इसको गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था, उसी के तहत इसको। और बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और जो बंगाल गजट है, यानी ऐसे कह सकते हो जो बंगाल गजट भारत का समाचार पत्र जो था, उसे जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा जारी किया गया था। और प्रधान डाक कार्यालय की भी स्टार्टिंग हुई थी इसी के टाइम में। इसे काफ़ी शक्तियां मिल गई थी, जिसका इसने काफ़ी दुरुपयोग भी किया था। और काफ़ी जैसे नंद किशोर था, उसको झूठे आरोपों में इसने फंसा कर, झूठे आरोप इस पर इसने लगा दिए थे और उसको फांसी दिलवा दी थी। जो एलिजा एम्पे था, उससे इसने दोस्ती कर ली थी और झूठे आरोप लगा करके उससे, यानी कह सकते हो कि बेगुनाहों को भी ये दंडित करा देता था। आगे देखो, किस ब्रिटिश ने 1857 ईस्वी में हुए महाविद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? किस ब्रिटिश ने 1857 में हुए महाविद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? डिजरायली, क्लीमेंट एटली, रैमजे मैकडोनाल्ड और लॉर्ड इरविन? तो याद रखना, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रैमजे मैकडोनाल्ड। इसने 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो 1857 में महाविद्रोह हुआ था उसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, संगम साहित्य तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित है? जो संगम साहित्य का
जो संगम साहित्य है तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित है, ये पूछा है। क्या संगीत से है, आयुर्वेद से है, व्याकरण से है या धनुर्विद्या से है? संगम साहित्य तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित हैं? तो याद रखना इसका सही जवाब है व्याकरण। व्याकरण से संबंधित है तोल्काप्पियम। जो संगम साहित्य है तोल्काप्पियम ये व्याकरण से संबंधित है। याद रखना, अच्छे से समझ लेना इसे व्याकरण से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें आपको मिलान करना है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का। देखो, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त प्रथम, ये इनकी पत्नियों के नाम है और आपको मिलान करना है कि कुमारगुप्त की पत्नी कौन है, समुद्रगुप्त की कौन है, चंद्रगुप्त की और चंद्रगुप्त प्रथम की। तो देखो, कुमारगुप्त जो संबंधित हैं वो अनंत देवी से संबंधित हैं, यानी अनंत जो देवी हैं कुमारगुप्त की पत्नी थी। और समुद्रगुप्त की दत्ता देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय संबंधित हैं कुबेर नागा से और चंद्रगुप्त प्रथम ये कुमार देवी से। तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2, सी का 3 और डी का 1। 4 2 3 1, 4 2 3 1 ऑप्शन भी सही है इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है। किस विदेशी यात्री ने, एक सेकंड पानी पी लेता हूँ। किस विदेशी यात्री ने मुरुजुल जहाब नामक ग्रंथ की रचना की थी? मुरुजुल जहाब नामक ग्रंथ की इब्न बतूता, सुलेमान, अल-मसूदी या अल-बरूनी? बताओ किसने की थी रचना मुरुजुल जहाब की? मुरुजुल जहाब नामक ग्रंथ की रचना की गई थी अल-मसूदी के द्वारा। किसके? अल-मसूदी। ठीक है, अल-मसूदी के द्वारा मुरुजुल जहाब जो नामक ग्रंथ है उसकी रचना की गई थी। ठीक है, और यह गुर्जर प्रत्याहार शासकों के दौरान भारत आया था और इसने गुर्जर प्रत्याहार शासकों को ही अल गुर्जर और राजा को बोरा की संज्ञा दी थी। क्या? जो गुर्जर प्रत्याहार शासक हैं यानी ऐसे कह सकते हो गुर्जर प्रत्याहारों को तो इसने अल गुर्जर की संज्ञा दी और जो राजा होता था उसको बोरा की संज्ञा दी थी। ठीक है, देखो इब्न बतूता ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये मोरक्को से आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था। और इसी को काजी नियुक्त भी किया था उसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, और अल-बरूनी आया था महमूद गजनवी के साथ और यह प्रथम विदेशी था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। किसने किया था पुराणों का अध्ययन? ये श्रेय दिया जाता है पुराणों के अध्ययन का विदेशी को, अल-बरूनी को। और इसी के द्वारा 1030 में किताबुल हिंद या इसे कह सकते हो किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद, इस पुस्तक की रचना की गई थी। और इसके अलावा महमूद गजनवी के दरबारी लेखक भी थे जिन्हें फिरदौसी के नाम से जानते हैं। फिरदौसी जो थे दरबारी लेखक थे महमूद गजनवी के, उन्होंने रचना की थी, एक पुस्तक थी शाहनामा की रचना की गई थी फिरदौसी के द्वारा। और वैहाकी भी उसी के टाइम में थे। वैहाकी ने जो मोहम्मद गजनवी के जो पिता थे सुबुक्तगीन, उनकी जीवनी लिखी थी तारीख ए सुबुक्तगीन। क्या नाम था उसको? तारीख ए सुबुक्तगीन। किसके द्वारा लिखी गई थी? वैहाकी के द्वारा। महमूद गजनवी के पिता का नाम था सुबुक्तगीन। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब जल में ऑक्सीजन यानी घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी रह जाने पर हाइपोक्सिया की स्थिति उत्पन्न होती है? जल में ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी रह जाने पर हाइपोक्सिया की स्थिति उत्पन्न होती है? 8 मिलीग्राम प्रति लीटर, 4 मिलीग्राम प्रति लीटर, 2 मिलीग्राम प्रति लीटर या 0 मिलीग्राम प्रति लीटर? 1 लीटर जल में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा रह जाती है कम से कम, जिसके बाद हाइपोक्सिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 मिलीग्राम प्रति लीटर। यानी 2 मिलीग्राम
ऑक्सीजन की मात्रता ऑक्सीजन की सांद्रता अगर पानी में रह जाती है तो हाइपोक्सिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, 2 मिलीग्राम प्रति लीटर। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग बनेगा। कैसा बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा? देखो इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन से संबंधित आपको बता दूं, शायद आपने पढ़ा भी हो कि लिटमस विलयन अगर अम्ल से क्रिया करता है तो लाल रंग प्रदान होता है, यानी लिटमस विलयन अगर अम्ल से क्रिया करेगा तो लाल रंग प्राप्त होगा और क्षार से करेगा तो नीला रंग प्राप्त होगा। ठीक है, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल एक सल्फ्यूरिक जो एसिड है एक अम्ल होता है। अगर अम्ल के साथ लिटमस क्रिया करेगा तो लाल रंग प्राप्त होगा। ठीक है, सिंपल है ये। अगर ये जो लिटमस है अगर क्षार के साथ क्रिया करेगा तो नीला रंग प्राप्त होगा। देखो क्षार और अम्ल का निर्धारण कैसे होता है? ठीक है, देखो ये मान लो पैमाना है इसे नापने का, अगर बीच में जीरो लगा दो, अगर ये जीरो नहीं सॉरी जीरो नहीं, 1 से स्टार्ट करो और 14 तक ले जाओ। 7 पर तो ये न्यूट्रल होता है और 7 से नीचे लाओगे तो ये अम्ल होता है और 7 से ऊपर जाओगे तो ये क्षार हो जाता है। ठीक है, 7 से कम अम्ल, 7 से अधिक क्षार और 7 पर होता है उदासीन। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग लाल हो जाता है। आगे देखते हैं अब, कार्बन उपयोग से अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता? कार्बन उपयोग से अपचयन करके निम्न जो धातु दिए हुए हैं इसमें ऑप्शन में, इसमें से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है? क्या जस्ते को, क्या लोहे को, या सोडियम को, या तांबे को? बताओ। तो इसका सही जवाब है सोडियम। कार्बन उपयोग से अपचयन करने के बाद सोडियम को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बाकी ये जस्ता, लोहा, तांबा इस तरह के पदार्थों को प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा नेता उत्तर प्रदेश किसान सभा से जुड़ा नहीं था? कौन सा ऐसा नेता है जो उत्तर प्रदेश किसान सभा थी उससे जुड़ा नहीं था? क्या गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, या मदारी पासी? 16। देखो उत्तर प्रदेश जो किसान सभा थी उसकी स्थापना कब की गई थी? उसकी स्थापना की गई थी 1918 में। कब? 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की गई थी। एक सेकंड, गले में दिक्कत है थोड़ी। हाँ, देखो उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की गई थी 1918 में। कब? 1918 में। और इसमें जो शामिल थे ना वो जैसे गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, ये आपके सामने गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, इसके अलावा मदन मोहन मालवीय, इससे जुड़े हुए थे, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, और ये जो मदारी पासी का संबंध था ना, ये था आपके सामने जो एक का आंदोलन हुआ था उससे संबंधित थे ये मदारी पासी का संबंध था एक का आंदोलन से। किससे? एक का आंदोलन से। ठीक है, तो यही जवाब है। जिसका संबंध उत्तर प्रदेश किसान सभा से नहीं है वही पूछा है इसमें। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में की गई, ये याद रख लेना अच्छे से। अब आगे देखो, निम्नलिखित में कौन सा संगठन भारत का पहला मजदूर संघ था? कौन सा संगठन था जो भारत का पहला मजदूर संगठन था? बम्बई मिल एंड एसोसिएशन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन, या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस? भारत का पहला मजदूर संघ, तो इसका सही जवाब है बम्बई मिल एंड एसोसिएशन जो था भारत का पहला मजदूर संघ था। और इसकी स्थापना किसने की थी? एन.एम. लोखंडे ने। किसने? एन.एम. लोखंडे ने। और ये भी पूछी जा सकती है कब की थी, तो याद रखना 1890 में की थी। 1890 में एन.एम. लोखंडे ने 1890 में
बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की थी और इसी को भारत का पहला मजदूर संघ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना अपने आप में। और देखो ये जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। कब? 1920 में। ये भी पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो फेडरेशन है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी और इसके पहले जो अध्यक्ष बने थे ना वो लाला लाजपत राय थे। कौन? लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है ना। आगे देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जिसका आयोजन मुंबई में किया गया था में कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, उसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, ये पूछा है इसमें। कोई बता सकता है जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में हुआ था वो कब हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देखो बता दूं, जो ये मुंबई में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। इसमें कुल 72 सहयोगियों ने या फिर 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता की गई थी WC बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? WC बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और कुल इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था और ये बम्बई में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। और हुआ था ये 1885 में। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कब? 1885 में हुआ था। दूसरा हुआ था 1886 में कोलकाता में। उसकी दादा भाई नौरोजी ने की थी अध्यक्षता और उसमें 436 सदस्य थे। ठीक है। और उसमें प्रथम फारसी अध्यक्ष थे ये जो दादा भाई नौरोजी थे। इसी में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण भी किया गया था। और 87 में जो तीसरा हुआ था वो मद्रास में हुआ था। चौथा हुआ था इलाहाबाद में। भारत में यूपी में पहला अधिवेशन कौन सा हुआ था कांग्रेस का? इलाहाबाद में हुआ था और कांग्रेस का कुल चौथा था और यूपी का पहला था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इन्हें। अब देखो सूची है आपके सामने, इसमें मिलान करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से। सूची फर्स्ट में बीमारी का नाम दिया हुआ है और सूची सेकंड में दिया हुआ है प्रयुक्त लेंस। तो देखो हाइपरमेट्रोपिया इस बीमारी का यानी किस लेंस का प्रयोग किया जाता है इसमें? और दूसरी है मायोपिया, तीसरी है प्रेस बायोपिया, चौथी है अविंदुकता। तो इसमें देखो हाइपरमेट्रोपिया जो बीमारी है इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है ये पूछना है इसमें। देखो ये जो है ना हाइपरमेट्रोपिया, इसको दूरदृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। शायद कन्फ्यूजन हो आपको कि हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं, तो ये है दूरदृष्टि दोष। दूर, ठीक है। और दूर के लिए किसका उपयोग होगा? उत्तल लेंस का। दूर के लिए उत्तल यानी उत्तल। और मायोपिया कहते हैं निकट दृष्टि को। निकट यानी अब यानी कम या नज़दीक लाना, तो इसके लिए प्रयोग होगा अवतल लेंस का। प्रेस बायोपिया जो होता है इसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या? जरा दृष्टि दोष। देखो दोनों नामों को अच्छे से याद कर लेना, क्या पता एग्जाम में यही दे दे कि प्रेस बायोपिया के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है और आपने पढ़ा हो जरा दृष्टि दोष, तो दोनों को पढ़ो, अच्छा रहेगा। ठीक है। प्रेस बायोपिया के लिए उपयोग किया जाता है द्विफोकसी लेंस का। और अबिंदुक्तता के लिए जो ये अबिंदुक्तता होता है इसको कहते हैं दृष्टि वैषम्प। ठीक है। तो इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्रम से 1 2 3 4 ही होगा, बिल्कुल सही मिलाने हैं इसमें। 1 2 3 4 ऑप्शन ये सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 है इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर को दर्शाता है? इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर को दर्शाता है? न्यूट्रल वायर को। तो याद रखना इसका सही जवाब है नीला। क्या? नीला या फिर एक काला आ जाए तो काला भी हो सकता है, नीला या काला। ये जो कलर हैं ये उदासीन या न्यूट्रल वायर को दर्शाते हैं। यानी इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार जो नीला और काले रंग हैं ये न्यूट्रल वायर को दर्शाते हैं, जबकि लाल जो है
विद्युतमय को दर्शाता है, किसको? विद्युतमय को। और हरा ये अर्थिंग को दर्शाता है। यानी जैसे दोबारा देखो, आपने केबल वगैरह देखी होंगी, उसमें जो लाल कलर का जो तार होता है वो विद्युतमय, यानी विद्युत के लिए, विद्युत का प्रभाव हो रहा है उसमें, फेस के लिए जाना जाता है। और जो नीला होता है या फिर काला होता है वो उदासीन यानी न्यूट्रल होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, कोई करंट नहीं होता है। और जो हरा होता है वो अर्थ के लिए जाना जाता है, किसके लिए? अर्थ के लिए। जैसे घरों में आपने केबल वगैरह देखी होंगी, एग्जाम्पल यही है आपके लिए कि क्योंकि जिस चीज़ का हम प्रयोग खुद पर कर लेते हैं तो उसे कभी नहीं बोलते हैं। केबल में 3 तार होते हैं, एक लाल होता है जो फेस यानी करंट के लिए होता है, एक नीला होता है या फिर नीले की जगह नीला ना होकर के काला होगा तो वो न्यूट्रल होगा, उसमें ना करंट होगा ना अर्थ होगा। और जो हरा होता है वो अर्थ के लिए जाना जाता है, उसमें अर्थ आता है। ठीक है, तो यही है आपके सामने। अब देखो, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग, वाट्स, जननांगी, हर्पीच या टेटेनस या डेंगू? इसमें पूछा है जीवाणु जनित रोग। तो देखो, जीवाणु जनित रोग के लिए एक ट्रिक जो है वो प्रचलित है, काफ़ी सभी को पता होगा कि पंडित कार्तिक न्यू है। पंडित कार्तिक न्यू है, उसमें आ जाते हैं, उसके नाम के अकॉर्डिंग लिख लेना आप। पंडित कार्तिक न्यू है, उसमें प्लेग, डिप्थीरिया, काली खांसी, तपेदिक, टिटेनस, टाइफाइड और कुष्ठ रोग भी आता है। न्यू से निमोनिया, है से हैजा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या टिटेनस है जीवाणु जनित? तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है टिटेनस, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? टिटेनस। याद रखना, जीवाणु से होने वाले रोगों में हम शामिल करते हैं, प्लेग को करते हैं, डिप्थीरिया को करते हैं, तपेदिक को भी करते हैं, काली खांसी को भी करते हैं, टिटेनस को भी करते हैं, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, ये सभी जो हैं ये रोग सभी आपके सामने जीवाणु से होने वाले रोग हैं। इसके अलावा आपसे वायरस का भी पूछा जा सकता है। तो वायरस में एक ट्रिक फेमस है, प्रचलित है, रचना हमें पानी दो जरा, उससे आर से बन जाएगा रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, मीजल्स, इबोला, डेंगू, पोलियो, ये जो हैं ये वायरस से होने वाले हैं। उसके अलावा प्रोटोजोआ से भी पूछते हैं। प्रोटोजोआ की जो ट्रिक है वो आपके सामने है। पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, यानी पा से पायरिया, का से कालाजार, माँ से मलेरिया और पेचिस भी है। और आपका निंद्रा रोग, ये सभी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। तो इन्हें आप ट्रिक से अच्छे से याद कर लेना, जीवाणु, वायरस और प्रोटोजोआ के जो रोग हैं सभी। विटामिन सी के संदर्भ में आपके सामने कथन दिए हुए हैं, फिर वो बताना है कौन सा सही है। देखो, क्या विटामिन सी विभिन्न आहार स्रोतों से लोहे के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? या करौंदा में विटामिन सी और लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो भाई इसमें देखना है आपको कौन सा सही है। करौंदा में विटामिन सी और लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? देखो, विटामिन सी जो है विभिन्न आहार स्रोतों से लोहे के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये सही है। करौंदा में विटामिन सी पाया जाता है और लोहा जो है प्रचुर मात्रा में भी पाया जाता है, ये भी ठीक है। क्योंकि देखो, करौंदा जो होता है ना, करौंदा ये करौंदा पौधा जो होता है आवृत बीजी पौधा होता है, और इसमें विटामिन सी उसके अलावा लोहा दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और करौंदा एनीमिया यानी जिसके अंदर खून की कमी हो जाती है ना, उसके लिए भी लाभदायक बताया जाता है कि करौंदा जो है एनीमिया के रोगी के लिए भी लाभदायक होता है। और इसमें विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये बता दो किसी को पता हो कि विटामिन सी जो है किस में सबसे अधिक पाई जाती है? नींबू में, आंवले में, करौंदा में, या किस में पाई जाती है सबसे अधिक विटामिन सी? विटामिन सी का रासायनिक नाम है, क्या नाम है बताओ? विटामिन सी का है एस्कोर्बिक अम्ल, ए का रेटिनॉल पढ़ा होगा आपने, और विटामिन बी1 का थायमीन है, विटामिन बी1 का, ना कि सभी विटामिन बी का। बी में तो अलग अलग हैं, बी1, बी2, बी3, इस हिसाब से बी1 का है थायमीन, और ए का रेटिनॉल, और सी का एस्कोर्बिक अम्ल, डी का हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, और ई का टोकोफेरॉल, और के का और याद कर लेना, के का हो जाएगा नेप्थोक्यूनोन। क्या? नेप्थोक्यूनोन। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से समझ लेना। अब देखो, ये दोनों ही सही हैं।
ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जो गोल्डन चावल होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये पूछा है इसमें। गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन? ए, B2, विटामिन सी या विटामिन डी? यानी सुनहरा चावल जो होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखना विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन चावल में। कौन सा? विटामिन ए। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में, किडनी में, अग्नाशय में या आंत में? यूरिया का निर्माण तो याद रखना यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। कहाँ? यकृत में। और यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है और यकृत में अपना स्वतः निर्माण का भी गुण होता है। यानी अगर इसमें कोई क्षति या टूट फूट हो जाती है, कट जाता है या कुछ हो जाता है तो ये अपना निर्माण खुद कर सकता है। ठीक है। और सबसे बड़ी अंत नहीं ऐसे कह सकते हो, सबसे बड़ी मानव शरीर की ग्रंथि है। ठीक है। और इसका जो यूरिया का निर्माण होता है ना, प्रोटीन विखंडन से होता है। प्रोटीन विखंडन से होता है और यकृत में इसका निर्माण होता है। स्वतंत्र तंत्र के बारे में असत्य कथन पहचानना है आपको। देखो पहला स्टेटमेंट है इसमें कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज, नहीं ऑप्शन ही दिए हुए हैं, स्टेटमेंट क्या? ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कोश का द्रव्य में ग्लाइकोलिस प्रक्रिया से होता है क्या? सही है, ये बिल्कुल ठीक है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कोश का द्रव्य में ग्लाइकोलिस प्रक्रिया से ही होता है। ठीक है। देखो इसमें पहला तो ठीक है। सेकंड देखते हैं, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है फेफड़े का आयतन कहलाती है। दोबारा देखो कि वायु की वह मात्रा यानी अधिकतम मात्रा जो अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है क्या फेफड़े का आयतन कहलाती है? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है 100%। और देखो तीसरा है इसमें, मांसपेशीय कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने पर 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं क्या? देखो मांसपेशीय कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने पर 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। ये भी सही लग रहा है मुझे, तो ये भी ठीक है। तो और चौथा है इसमें, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुवेट का विघटन यकृत में होता है क्या? ये देखो ये पायरुवेट, ये पायरुविक को होगा, पायरुविक। ठीक है। तो ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का जो विघटन होता है ना वो यकृत में नहीं होता, यकृत में नहीं होता, ये गलत है। कहाँ होता है फिर? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यही इसका आंसर है, गलत ही पूछा था। आगे देखो, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहाँ की थी? होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहाँ पर की थी? देखो एक होम रूल बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है, जिसकी स्थापना उन्होंने 1916 में की थी। और दूसरी एनी बेसेंट से संबंधित है, उसकी भी स्थापना उन्होंने 1916 में की थी, लेकिन पहले बाल गंगाधर तिलक ने की, बाद में एनी बेसेंट ने। लेकिन इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहाँ पर की थी, ये पूछा है इसमें। तो याद रखना इसकी जो स्थापना की थी ना इन्होंने, ये लंदन में की थी। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, वहाँ पर इन्होंने इसकी स्थापना की थी इंडिया होम रूल सोसाइटी की। और कब की थी? 1905 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 1905 में की थी। और इसी के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि इंडिया हाउस भी स्थापित किया गया था। इंडिया हाउस भी इसी संस्था के, इसी सोसाइटी के द्वारा स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट है अपने आप में। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे?
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष एओ हुम, विलियम बेडरबन या जॉर्ज यूले या अल्फ्रेड लॉयल? देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि जो जॉर्ज यूले थे ना, इन्होंने जो चौथा कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ना, कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था 1988 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। उसमें अध्यक्षता की गई थी इसके द्वारा, जॉर्ज यूले के द्वारा चौथे अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में अध्यक्षता की गई थी। और यह अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज यानी पहले यूरोपीय थे। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना आप में। दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1892 में ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। दादा भाई नौरोजी वर्ष 1892 में ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। वह किस क्षेत्र से चुनाव जीते थे? लिवरपूल से, फिंसबरी से, लंदन से या आयरलैंड से? दादा भाई नौरोजी। तो याद रखना, जो 1892 में ब्रिटिश संसद में जो चुनाव हुआ था उसमें दादा भाई नौरोजी जो निर्वाचित हुए थे ना, वो फिंसबरी से निर्वाचित हुए थे। कहाँ से? फिंसबरी से। इम्पोर्टेंट है अपने आप में। और इन्होंने ही, जो दादा भाई नौरोजी हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनसे संबंधित, कि इन्होंने जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उसमें 3 बार अध्यक्षता की थी। और कब कब की थी? एक तो दूसरा हुआ था जो 1886 में, उसमें भी इन्होंने अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1893 में हुआ था। 1893 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें भी अध्यक्षता की थी इन्होंने। और 1906 में भी हुआ था, उसमें भी अध्यक्षता की थी इन्होंने। 1906 में कोलकाता में हुआ था, और 1986 में भी कोलकाता में हुआ था, और 1886 में भी कोलकाता में हुआ था। और 1893 में कहाँ हुआ था ये बताओ? ये आपको बताना है। 1893 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने? अब ये क्वेश्चन है आपके सामने 29वां, कि रक्त के विषय में असत्य कथन पहचानना है आपको। क्या एक रक्त जो है, क्या एक संयोजी ऊतक है? क्या रक्त में तंतुबंध होते हैं? क्या मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं WBC होती हैं? क्या हीमोग्लोबिन में हीम नामक वर्ण की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग जो होता है लाल होता है? जो इसमें कथन असत्य है वो बता दो। देखो इसका जो सही जवाब है ना, ये ऑप्शन बी है। क्यों? जो ये रक्त होता है ना, इसमें तंतुबंधु नहीं होते हैं। यानी जितने भी सभी, या ऐसे कह सकते हो सभी संयोजी ऊतकों में तंतुबंधु होते हैं। जितने भी संयोजी ऊतक होते हैं सभी में तंतुबंध होते हैं, लेकिन रक्त में नहीं होते हैं। यानी वैसे तो रक्त भी एक तरल संयोजी ऊतक है, पहला तो सही है बिल्कुल। लेकिन जितने भी रक्त के अलावा संयोजी ऊतक हैं ना, सभी में तंतुबंध होते हैं लेकिन रक्त में नहीं होते हैं। और मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं जो होती हैं वो WBC होती हैं। और हीमोग्लोबिन में ही हीम नामक एक वर्णक होता है, और उसकी उपस्थिति के कारण ही रक्त का जो रंग है वो लाल होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ही सही हैं। क्योंकि हीमोग्लोबिन में हीम नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। पूछा जा सकता है आपसे कि रक्त का रंग जो लाल होता है वो किस वजह से होता है, तो लगा देना हीमोग्लोबिन में हीम नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण। और मानव शरीर में सबसे बड़ी कणिकाएं जो होती हैं WBC होती हैं। और रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, और रक्त में तंतुबंध नहीं होते हैं। बाकी सभी जो तरल संयोजी ऊतक हैं सभी में होते हैं। ठीक है, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, आपूर्ति, संग्रहण, वर्गीकरण, पृथक्करण एवं पुनर्प्रसंस्करण की 5 चरणों की जो प्रक्रिया है यह किससे संबंधित है? कंपोस्टिंग से, पायरोलिसिस से, ध्वनि रोधक से, या प्लास्टिक पुनर्चक्रण से? देखो आपको क्या लग रहा होगा इसमें?
आपूर्ति, संग्रहण, वर्गीकरण, पृथक्करण एवं पुनर्प्रसंस्करण। तो याद रखना ये जो पांचों प्रक्रियाएं हैं ये प्लास्टिक पुनर्चक्रण से संबंधित हैं। किससे? प्लास्टिक पुनर्चक्रण से। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वच्छ विकास युक्ति यानी CDM को UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की किस धारा के अंतर्गत वर्णित किया गया है? यानी CDM मतलब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत CDM जो है इसका वर्णन किया गया है। आपने पढ़ा होगा अच्छे से। और इसमें विकसित देश जो हैं यानी इसमें विकसित देश जो हैं गैर विकसित देशों की स्वच्छ पर्यावरण परियोजना है ना उसमें निवेश करके कार्बन क्रेडिट प्रदान करते हैं, उन्हें कार्बन क्रेडिट प्राप्त करते हैं उनसे। याद रखना। तो इसमें पूछा है कि किस धारा के अंतर्गत वर्णन किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 12 के। आगे देखो, अब इसमें जो सुमेलित नहीं है वो छांटना है। एक साइड में नेशनल पार्क है और एक साइड में अवस्थिति है उनकी। अंशी राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान, अंशी कहाँ पर है? तो याद रखना ये कर्नाटक में है। एक का कौन सा सॉरी क्या पूछा है इसमें? जो सुमेलित नहीं है, तो देखो यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जैसे देखो मैंने ये पढ़ा है और बिना ऑप्शन के देखे ही मेरी जुबान से डायरेक्ट निकला कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो कर्नाटक में। और इसमें दिया हुआ है केरल, तो इसका तो यही गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा है इसमें। तो 32 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। बाकी और देख लो कि संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। दाचिंगम ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। काजीरंगा कहाँ पर है? काजीरंगा असम में पड़ता है। देखो असम के जो राष्ट्रीय उद्यान है उन्हें तो रट लो आप, काजीरंगा हो गया, उसके अलावा मानस है, उसके अलावा डिब्रू साइखोवा है जो सबसे नवीनतम है, औरांग है, देहिंग पटकाई है, रायमोना, ये सभी असम से संबंधित हैं। और देखो ये दाचिंगम है, ये जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद आपने पढ़ा होगा किश्तवाड़ भी है, किश्तवाड़, ठीक है, ये भी फेमस है अपने आप में। और ये उत्तराखंड में भी पढ़े होंगे आपने। उत्तराखंड में आपका राजा जी है, राजा जी गंगोत्री नेशनल पार्क है। और आपका जिम कॉर्बेट है जिसे अब रामगंगा के नाम से जानते हैं। और ये संजय गांधी ये राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। कान्हा, पन्ना, पेंच ये सभी वहीं पर हैं। बांधवगढ़ भी है। और आपका मध्य प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर, तो इन्हें अधिकतर 2-2, 3-3 है सभी राज्यों के जैसे। और आपका सिमलीपाल, भीतरकड़ का ये उड़ीसा में है, इन्हें भी याद कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आगे देखते हैं। अब एक साइड में वन्यजीव अभ्यारण्य है और एक साइड में अवस्थिति, और आपको इसमें मिलान ही करना है कि देखो चंद्रप्रभा जो है वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? चंद्रप्रभा तो ये तो पढ़ा होगा जब यूपी की तैयारी कर रहे हो तो आप। चंद्रप्रभा तो यूपी में पड़ता है। और ये और बता दो कि कौन से ज़िले में है। चंद्रप्रभा के अलावा आपने किशनपुर भी पढ़ा होगा, वो भी यूपी में है। और कतनिया घाट भी है, रानीपुर भी है, और महावीर स्वामी भी है यूपी में राष्ट्रीय उद्यान। और राष्ट्रीय चंबल उद्यान भी है। कैमूर, हस्तिनापुर ये सभी यूपी में पड़ते हैं। सुहेल देव भी है, कछुआ भी है यूपी में, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देखो ये चंद्रप्रभा जो पड़ता है ये चंदौली ज़िले में पड़ता है। कहाँ पर? चंदौली ज़िले में पड़ता है, ठीक है। और पाखल कहाँ पर है ये अभ्यारण्य? पाखल बता दूं आपको, ये पड़ता है तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। और महुआ डार पड़ता है झारखंड में। ए का हो गया 2, बी का हो गया 3, सी का हो गया 1, और डी गर्म पानी बचा। गर्म पानी कहाँ पर है? तो गर्म पानी है असम में, राष्ट्रीय उद्यान गर्म पानी असम में, ठीक है। तो 2, 3, 1, 4 2, 3, 1, 4 देख लेना।
2 3 1 4, तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही है बिल्कुल। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34 है, सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य मेघालय में या मिजोरम में, मणिपुर में या त्रिपुरा में? तो याद रखना ये जो सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, ये त्रिपुरा में स्थित है। और त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, याद रखना त्रिपुरा। और सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? त्रिपुरा में स्थित है। आगे देखो, किस नेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी, जवाहरलाल नेहरू को, लाला हरदयाल को, या मदन मोहन मालवीय को, या अब्दुल गफ्फार खां को? तो याद रखना जो सीमांत गांधी कहा जाता है ना, वो अब्दुल गफ्फार खां को, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी। और इनसे संबंधित आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बता देता हूं कि पूछा जा सकता है एग्जाम में, पहले व्यक्ति कौन है जो गैर भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है? तो याद रखना खान बहादुर गफ्फार खान ऐसे व्यक्ति हैं जो गैर भारतीय होते हुए इन्हें भारत रत्न मिल चुका है, याद रखना। आगे देखो, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी किससे संबंधित हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ये बंगाली से संबंधित हैं, याद रखना। किससे? बंगाल से। लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, तो याद रखना लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। बिपिन चंद्रपाल, ये बिपिन चंद्रपाल किससे संबंधित हैं? ये वंदे मातरम से। और श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये इंडियन सोशियोलॉजिस्ट से। 2 का 1 का 2, 2 1 3 4, 2 1 3 4 देख लो, तो इसका ऑप्शन बी सही है बिल्कुल। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा की संज्ञा दी थी? किसके द्वारा जो कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन हुए या हुआ था उसको 3 दिवसीय तमाशा की संज्ञा किसने दी थी? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा बताया था किसने? तो इसको बताया था अश्विनी कुमार दत्त ने। अश्विनी कुमार दत्त ने जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, उसको 3 दिवसीय यानी 3 दिन का तमाशा कहा था। गंगा की सहायक नदियों में किन नदियों का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है? क्या घाघरा का होता है, रामगंगा का होता है, गंडक का होता है, या कोसी का होता है? किसका? या चारों का होता है? ये देख लो पहले किसका नहीं होता है। देखो इसमें जो ये रामगंगा नदी है ना, ये हिमालय से नहीं निकलती है, यानी हिमालय से तो निकलती है, इसमें पूछा है नेपाल हिमालय। सर सिडनी बर्नार्ड ने जो हिमालय का जो वर्गीकरण किया था नदियों के आधार पर, जैसे उसने पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, उस तरह से किया था। ठीक है, तो क्या ये रामगंगा नेपाल हिमालय से निकलती है? देखो रामगंगा जो नदी है ये जिम कार्बेट से होकर के निकलती है, यानी रामगंगा उसका नाम कर दिया है और उत्तराखंड में पड़ता है वो, तो उत्तराखंड से आती है। ठीक है, तो ये तो नेपाल हिमालय में पड़ेगी नहीं, बाकी सभी ये घाघरा, गंडक, कोसी, ये सभी पड़ेंगी नेपाल हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, तो ये 1 3 4, इसका 1 3 4 देख लो, यही आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्धारण करती हैं या निर्माण करती हैं? कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं? देखो आपको ये और बता दूं अच्छे से कि ये देखो पहले क्वेश्चन में शायद मैं भूल गया कि जैसे ये सर सिडनी बर्नार्ड ने जो नदियों के आधार पर नेपाल का वर्गीकरण किया था ना, जैसे 1 सेकंड, ये इस हिसाब से चलो ये देख लो कि यहाँ से समझ लो सिंधु नदी, सिंधु से लेकर के सतलज तक के क्षेत्र को तो इसने पंजाब या कश्मीर हिमालय बताया, और सतलज से यहाँ सिंध नदी है या काली नदी कह सकते हो, यहाँ तक के क्षेत्र को उसने कुमाऊं कहा।
और ये जो काली नदी जो है इस पर विवाद है नेपाल और उत्तराखंड यानी भारत सरकार के मध्य। इससे लेकर के तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को कहा इसने नेपाल हिमालय, जो सबसे बड़ा है इसमें तकरीबन 850 किलोमीटर के करीब। और तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र के इसको कहा असम हिमालय। ठीक है, तो यही पूछा था कि इसमें से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं है। तो ये जो रामगंगा है ये तो यहाँ से बहती है ना उत्तराखंड से, बाकी सभी ये तीनों नेपाल हिमालय से आती हैं। यही आंसर है इसका। अब देखो इसमें पूछा है कि कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। क्या गोदावरी करती है? गोदावरी तो करती है। कृष्णा करती है? कृष्णा भी करती है। कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा जो है। महानदी करती है क्या? बताओ, महानदी करती है क्या? नहीं, इसमें यही पूछा है कि निर्माण करती है ना कि नहीं करती है। देखो तापी नहीं करती है, ताप्ती और नर्मदा दोनों नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ना कि डेल्टा का। तो ये तीनों नदियां करती हैं। ठीक है, तो जो पूछा है वही लगा दो कि कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो 1 2 4 ये तीनों नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। 1 2 4 ऑप्शन सी सही है इसका। अब ये कथन है आपके सामने। पहला कथन है इसमें कि सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है क्या? और कारण देख लो इसमें कि पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। कारण देखो, सोपान कृषि जो है अपरदन को नियंत्रित करती है, और कारण है इसमें पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। देखो वैसे तो ये दोनों सही हैं। सोपान कृषि जो है अपरदन को नियंत्रित करती है, ठीक है, और कारण है इसमें पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है, और पहले में क्या है? अपरदन को नियंत्रित करती है। इसमें क्या लग रहा है आपको? क्या इसकी व्याख्या लग रही है आपको? पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। सही तो दोनों है वैसे, और नियंत्रण करती है सोपान कृषि। नहीं, इसकी व्याख्या तो नहीं लग रही मुझे, तो इसका हो जाएगा, दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है इसकी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों में क्या शामिल नहीं है? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों में क्या शामिल नहीं है? क्या संकटग्रस्त जातियों के बचाव, शिकार का प्रतिबंधन, जंगली जीवों के व्यापार पर रोक, वन्यजीव आवासों का कानूनी रक्षण? कौन सा इसमें शामिल नहीं है? ये देखो, जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है उसके प्रावधान में क्या शामिल नहीं है? देखो बताओ क्या शामिल नहीं है इसमें। देखो बाकी तो सभी सही हैं इसमें। देखो, संकटग्रस्त जातियों का बचाव, यानी बचाव के लिए ही तो है, इसमें बचाव करोगे तभी तो वो आगे बढ़ेगी जाति, तो ये तो सही है, उसका प्रावधान होगा निश्चित। शिकार पर प्रतिबंधन, शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, ये भी सही है। जंगली जीवों के व्यापार पर जोर, क्या व्यापार पर जोर लगाएंगे जीवों के व्यापार पर? तो यही गलत है इसका, और ये जो गलत नहीं है वही पूछा है इसमें, ऑप्शन सी यही आंसर हो जाएगा। कार्बनिक कृषि का वर्तमान समय में अधिक प्रचलन है। कथन है आपके सामने, कार्बनिक कृषि का वर्तमान समय में अधिक प्रचलन है क्या? और कारण है पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कार्बनिक कृषि का वर्तमान समय में अधिक प्रचलन है और पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 42 का देखो, कार्बनिक कृषि का वर्तमान समय में अधिक प्रचलन है, ये तो सही है। पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखो आपको बता दूं, जो कार्बनिक कृषि जो की जाती है ना, वो उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित जो रसायन होते हैं ना, उनके बिना की जाती है। तो बताओ, जब ये रसायनों के बिना की जाएगी यानी प्राकृतिक रूप से अधिकतर की जाएगी, तो क्या यह नकारात्मक होगी पर्यावरण के लिए? बिल्कुल नहीं होगी, ये तो गलत हो जाएगा ना।
यानी ज़्यादा रासायनिक उर्वरक अगर डालोगे तभी तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, और वो होगा नकारात्मक, तो ये तो सकारात्मक होगी। ठीक है, तो इसका ये जो कथन है ये तो सही है, लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कौन सा सही है इसमें से? भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है, तो दोनों सही हैं, सिंपल है ये तो बहुत। एक और दो दोनों। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा पठारी है? भारत का जो क्षेत्रफल है उसका कितना हिस्सा है जो पठारी है? देखो, भारत का जो क्षेत्र है, भौगोलिक संपूर्ण भौगोलिक जो क्षेत्र है उसमें से 43% जो क्षेत्र है उस पर तो मैदानी क्षेत्र है, और 30% पर पर्वत हैं। ठीक है, जो ये जो 43% है मैदानी क्षेत्र, कृषि और उद्योग के लिए काफ़ी अनुकूल है। इसके अलावा 30% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं, और जो 27% भाग है ना उस पर क्या पाए जाते हैं? पठारी क्षेत्र है भारत का अधिकतर। जैसे दक्षिण में दक्कन का पठार, पामीर का पठार, ये पामीर का तो उत्तर में हो गया, भारत से ऊपर मध्य एशिया में पड़ता है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार भारत में, इस तरह से देखा जाए तो तकरीबन 27% हिस्सा भारत का पठारी है। इम्पोर्टेंट है अपने आप में। 27 पठारी, 30% पर्वतीय और 43% मैदानी। अब देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने कि कृष्णा गोदावरी जल विवाद का संबंध किस राज्य से है? देखो, कृष्णा गोदावरी नदी कहाँ से होकर के जा रही है, किस राज्य से? देखो, महाराष्ट्र से भी है, और कर्नाटक से भी है, और आंध्र प्रदेश से भी है, और इसमें पूछा है किस राज्य से नहीं है। तो तमिलनाडु तो दक्षिण में है ना, तमिलनाडु से नहीं होगी। ठीक है, तमिलनाडु में तो कावेरी नदी है, तो ऑप्शन सी सही है इसका। शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है, और गन्ने की फसल को तैयार होने में 2 वर्ष लगते हैं। मूंगफली खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। क्या शीत ऋतु में जो फसल बोई जाती है क्या उसको जायद कहा जाता है? बताओ। शीत ऋतु में जो फसल बोई जाती है ना उसको जायद नहीं, रबी कहा जाता है। कौन सी रबी? जायद जो है रबी और खरीफ उन दोनों के बीच में बोई जाती है। कब? तकरीबन ये बोई जाती है अप्रैल मई जून महीने के टाइम में। जैसे खरबूजा तरबूजा ये जो होते हैं ना, तरबूज खीरा ककड़ी वगैरह जो होते हैं ये जायद होते हैं। और शीत ऋतु में गेहूँ सरसों और पालक वगैरह ये सभी जो होते हैं ये शीत ऋतु के होते हैं। और खरीफ में आपका ज्वार बाजरा मक्का धान इस तरह की जो फसलें की जाती हैं, ढैंचा, ये सभी। एक सेकंड, ये सभी जो होती हैं ये खरीफ की फसलें होती हैं। देखो, मूंगफली जो है खरीफ की फसल है, ये सही है। गन्ने की फसल को तैयार होने में क्या 2 वर्ष लगते हैं? गन्ने की फसल को तैयार होने में क्या 2 वर्ष लगते हैं? नहीं, इसमें जो है 1 वर्ष के करीब टाइम लगता है गन्ने की फसल को। तो पहले और ये दोनों तो गलत हैं बिल्कुल। तीसरा सही है, तो ऑप्शन ए में सही है, केवल 3। आगे देखो, निम्न में कौन सी एक समुद्री जलधारा अन्य से भिन्न है? गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो की धारा, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, पश्चिमी पवन प्रवाह ड्रिफ्ट। एक भिन्न है, 3 सेम सी हैं। देखो, गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है ना ये गर्म है। कैसी है? गर्म। क्यूरोसियो ये भी गर्म है। उत्तरी अटलांटिक ये भी गर्म है। लेकिन ये जो पश्चिमी पवन प्रवाह है ना यानी ड्रिफ्ट, ये ठंडी है। और जो अलग है तीनों से वही पूछिए आपको, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को बंगाल का बाइबल कहा जाता है? बंगाल का बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है? बंगाल का बाइबल।
याद रखना, इसको लिखा गया था आनंद मठ को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित पुस्तक, यानी ये उपन्यास है आनंद मठ, और इसी को बंगाल की बाइबल कहा जाता है। बंगाल की बाइबल आनंद मठ को कहा जाता है। किसको? उपन्यास आनंद मठ को। और ये जो आधारित है ना, जो बंगाल में सन्यासी विद्रोह जो हुआ था उस पर आधारित है। किस पर? सन्यासी विद्रोह पर। और गोरा, गोरा ये जो ऑप्शन ए में है, ये किसने लिखी थी? गोरा लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस हिंदुशाही शासक ने अग्नि में कूदकर आत्मदाह किया था? कौन सा हिंदुशाही शासक था जिसने आत्महत्या की थी अग्नि में कूद करके? देखो, जयपाल जो था, जयपाल ने पहले महमूद गजनवी के पिता को हरा दिया था और उसकी हत्या भी कर दी थी। लेकिन उसके बाद फिर महमूद गजनवी हुआ था, उसने कसम खा ली थी भारत पर आक्रमण करने की। और पहला आक्रमण किया था इसने इस पर, महमूद गजनवी पर, इस पर क्या बोलते हैं, जयचंद पर। और ये जो आक्रमण किया था ना, इसने 1000 AD में किया था। कब? 1000 AD में इसने महमूद गजनवी ने किया था इस पर, जयचंद पर आक्रमण 1000 AD में। और कहाँ किया था? पेशावर में किया था। पेशावर में शासन करता था ये जब जयचंद, लेकिन इसमें कोई परिणाम नहीं निकला था। इसके बाद फिर इसने 1001 AD में किया था, अगले साल ही। और युद्ध लड़ा गया था वह हिंद की जगह पर, और उसी को कहा जाता है वह हिंद का युद्ध। पूछा जा सकता है कि वह हिंद का जो युद्ध था वो किसके बीच लड़ा गया था? तो महमूद गजनवी और जयचंद के बीच। ठीक है, उसी युद्ध में इसने उसकी हत्या तो नहीं की थी, लेकिन उसको अपमानित किया था, काफ़ी उपहास करके उसको छोड़ दिया था, जिस वजह से ये जयपाल जो है वो उसे सहन नहीं कर पाया था और उसने आत्महत्या कर ली थी आग में कूद करके। ठीक है, उसके बाद इस महमूद गजनवी ने काफ़ी धन भी लूटा था और मूर्ति पूजा को भी नष्ट किया था। यानी इसके दो उद्देश्य भी थे, धन लूटना और मूर्ति पूजा को नष्ट करना। और इसमें एक महत्वपूर्ण आक्रमण है 1025 का, जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है ना, उसको लूटा था इसने 1025 में। और वो इसका 16वां सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। कौन से नंबर का था? 16वें नंबर का। इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 50 है, फिरोज शाह तुगलक ने हके सर्व नामक एक सिंचाई कर लगाया था, यह कर उपज का कितना प्रतिशत था? फिरोज शाह तुगलक ने हके सर्व नामक सिंचाई कर लगाया था और यह जो उपज का था कितना प्रतिशत था? फिरोज शाह तुगलक, ये नहरों के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। देखो, वास्तविक रूप से तो इसकी तुलना अकबर से की जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वास्तविक रूप से इसकी तुलना अकबर से, लेकिन कट्टरता में ये औरंगजेब का भी बाप था। वास्तविक रूप से इसकी तुलना अंग्रेज उससे अकबर से, और कट्टरता में औरंगजेब से की जाती है इसकी, फिरोज शाह तुगलक की। ठीक है, तो इसने जो उपज पर कर लगाया था, नहीं, हके सर्व नामक एक सिंचाई कर लगाया था, और यह कर उपज का कितना प्रतिशत था ये पूछा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 50 में। तो आपको बता दूं, ये जो उपज का था ना, ये 10% था। कितना? 10%, याद रखना, 10%। और इसने ये भी देखो कितना नीचे है ये, इसने ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिया था। यानी जजिया जो था, गैर मुस्लिमों पर जो गैर मुस्लिमों से जो लिया जाता था, उसको इसने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था। अब आगे देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? क्या कंबोडिया है, लाओस है, मलेशिया है, या थाईलैंड है? देखो, देखे होंगे जो आसियान कंट्री हैं ये सभी। ठीक है, तो लाओस जो है ये स्थल अवरुद्ध देश है, यानी इसके चारों तरफ स्थलीय स्थल है, कहीं भी कोई भी जलमार्ग जल स्थल नहीं है, यानी समुद्र नहीं है। ठीक है, तो लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का लाओस जो है स्थल अवरुद्ध देश है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है? देखो, भारत से तो गुजरती है, भारत के बीचों बीच से, मैक्सिको से भी गुजरती है और मिस्र से भी गुजरती है। लेकिन ये जो कर्क रेखा है ईरान से नहीं गुजरती है। कहाँ से? ईरान से नहीं गुजरती है। देखो, मैक्सिको, बहामास, देखो जो ये कर्क रेखा है, मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मारितुनिया, उसके अलावा माली,
नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, और आपकी लीबिया, मिस्र, मिस्र के बाद आएगी फिर सऊदी अरब, यूएई, ओमान, और आपका फिर भारत में आएगी, भारत के बाद बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना और आपका ताइवान। इन जगहों से होकर के निकलती है, यानी चाइना में ही आता है ये ताइवान का हिस्सा, तो चाइना कह सकते हो या फिर ताइवान कह सकते हो। देखो, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, मकड़ियों के द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है उसको क्या कहते हैं? क्या टसर रेशम, मूंगा रेशम, गॉसमेर रेशम या अहिंसा रेशम? याद रखना, मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है ना उसको गॉसमेर रेशम कहा जाता है। क्या? गॉसमेर रेशम। अब आपको सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। एक साइड में जनजातियां हैं और उनकी अवस्थिति। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जारवा। कुकी कहाँ पाई जाती है? थारू और गोंड। देखो, थारू कहाँ पाई जाती है? थारू पहले देख लो, थारू तो सिंपल है, थारू पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और जारवा, जारवा, सेंटली, सोमपेन, ये पाई जाती हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये तीनों याद कर लेना। और कुकी, कुकी कहाँ पाई जाती है? कुकी पाई जाती है मणिपुर में। और गोंड, गोंड पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा ए का 4, बी का 3। ए का 4, बी का 3 देख लो, तो ऑप्शन बी सही है इसका। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है किस किस शहर को जोड़ती है? तो चारों महानगरों को ही जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। तो ऑप्शन ए सही है बिल्कुल। 4 महानगर हैं भारत में। अब इसमें भी आपको सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है कि देखो भिलाई कहाँ पर है? भिलाई देखो भी से आ रहा है और बा से आ रहा है, भी ई की मात्रा है उसमें, तो 36 ती में भी ई की मात्रा है। इस तरह से याद कर सकते हो। भिलाई जो है, भिलाई है छत्तीसगढ़ में, और ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। बोकारो ये झारखंड में, ये भी रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। और दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये राउरकेला है। राउरकेला स्टेडियम भी देखा होगा आपने, ये उड़ीसा में बना था। तो दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बना, और ये जो राउरकेला है ये जर्मनी के से। ठीक है, एक का ए का 1, बी का 2, सी का 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। पोचमपाद सिंचाई परियोजना स्थित है कहाँ पर है? पोचमपाद सिंचाई परियोजना कोसी नदी पर है क्या? महानदी पर है? कृष्णा नदी पर या गोदावरी नदी पर? पोचमपाद परियोजना बताओ। देखो, ये पोचमपाद सिंचाई जो परियोजना है ना, ये गोदावरी नदी पर है। याद रखना, गोदावरी नदी पर। और यहीं पर 812 मीटर तो लंबा और 43 मीटर ऊंचा एक पक्का बांध बनाया गया है। याद रखना, पोचमपाद परियोजना कहाँ पर है? गोदावरी नदी पर। इसके बाद भी, इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं। भाखड़ा नागल कहाँ है? सतलज नदी पर है, याद रख लेना उसे। दामोदर घाटी, ये दामोदर पर है। हीराकुंड भी पूछी जा सकती है, महानदी पर है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पूछी जाती है इडुक्की परियोजना, ये पेरियार नदी पर है और केरल में स्थित है। बाण सागर भी पूछी जा सकती है, सोन नदी पर है, बिहार और उत्तर प्रदेश में। सरदार सरोवर भी पूछी जाती है, नर्मदा नदी पर है। तिलैया भी पूछी जा सकती है, तिलैया परियोजना जो है वो बराकान नदी है, झारखंड में, वहाँ पर है। उरी और तुलबुल ये झेलम नदी पर हैं। बगलिहार, दुलस्ती, और बगलिहार, दुलस्ती, और एक और है बगलिहार, दुलस्ती, ये चिनाब पर है। एक और है परियोजना, वो मेरे माइंड से उतर रही है, आप देख लेना उसे। ठीक है, अलमाटी भी पूछी जा सकती है, कृष्णा नदी पर। कृष्ण भगवान ने माटी खाई थी मुंह में, तो अलमाटी किस पर है? कृष्णा नदी पर पूछी जा सकती है। इसी तरह से और भी परियोजना है, माता टीला परियोजना, वो भी बेतवा नदी पर है, पूछी जा सकती हैं आपसे। तो 25, 30, 40 परियोजनाएं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेना। मेटूर परियोजना भी है कावेरी नदी पर। ठीक है, आगे देखो, काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। पहला कथन है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, और कारण है इसमें, उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। जो काली मिट्टी है उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं क्या?
चलो इसमें काली मिट्टी के लिए नहीं है, ये कारण यही है कि उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। क्या ये कारण जो है उसको व्याख्या करता है इसकी काली मिट्टी की? बताओ। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताना है आपको। देखो इसके बारे में बता दूं कि काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए प्रयुक्त है, यानी सर्वोत्तम मानी जाती है। बिल्कुल ठीक है। जैव तत्व तो इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं नहीं। देखो भारत में जितनी भी मिट्टियां हैं समझ लो सभी में नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास मुख्यतः इन सभी की कमी पाई जाती है भारत में। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ए सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन सी। अब इसमें सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान ही करना है आपको कि देखो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, याद रखना। छोटा नागपुर पठार शिवालिक में, शिलोंग पठार सह्याद्री में, पश्चिम बंगाल तराई में, या पूर्वी और पश्चिमी हिमालय नीलगिरी में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। और मानसून वन कहाँ पाए जाते हैं ये भी दिमाग लगाओ। और शीतोष्ण वन और कच्छ मैंग्रोव। देखो कच्छ मैंग्रोव देखो पहले तो सबसे, देखो कच्छ जो मैंग्रोव है वो पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कच्छ जो मैंग्रोव वनस्पतियां हैं वो अधिकतर समुद्री तट किनारों पर पाए जाएंगे। शीतोष्ण जहाँ ठंड हो अधिक, उस हिसाब से लगा लो। तो शीतोष्ण जो पाएंगे ना ये पूर्वी और पश्चिमी हिमालय यानी नीलगिरी में भी पाएंगे। और मानसून, मानसून मेघालय में अधिक है। तो बी का क्या हो जाएगा, मानसून। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार ये तो जहाँ पर वर्षा अधिक होगी, यानी मेघालय में अधिक होती है ना वर्षा, तो शिलोंग पठार या सह्याद्री, सह्याद्री कहते हैं पश्चिमी तट को। पश्चिमी किनारों पर जो मालाबार तट है उस साइड में भी काफ़ी वर्षा होती है, 200-250 सेंटीमीटर से अधिक ही होती है। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत एक मानसूनी देश है। कथन है भारत एक मानसूनी देश है और कारण है उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। बताओ कौन सा सही है। दोनों सही हैं, तो क्या व्याख्या भी करता है, व्याख्या नहीं करता है? तो याद रखना ये दोनों बिल्कुल सही हैं और व्याख्या भी करता है। कारण भारत एक मानसूनी देश है और उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। अब आपको ये सूची दी हुई है 1 और 2 और इसमें भी मिलान करना है। माना दर्रा जो है कहाँ पर है, माना, लिपुलेख, नीति, ये सभी कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में। 1 का 4 हो जाएगा। नाथुला दर्रा कहाँ पर है, नाथुला, नाथुला है सिक्किम में। जोजिला, जोजिला भी देख लो, जोजिला है जम्मू कश्मीर में। और शिव किला हिमाचल प्रदेश में। 1 का 4, बी का 1, 1 का 4, बी का 1, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। हिमालयी नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे सामान्य नदी दिशा के विपरीत प्रवाहित होती हैं क्या? सामान्य नदी दिशा के विपरीत प्रवाहित होती हैं। दूसरा है इसमें उन्होंने पर्वत श्रेणियों के आर पार काटकर अपना मार्ग बनाया है। उन्होंने पर्वत श्रेणियों के आर पार काटकर अपना मार्ग बनाया है। हिमालय नदियाँ जो पूर्ववर्ती नदियाँ हैं सभी ये याद रखना, यानी हिमालय निर्माण के पहले ही जो मार्ग प्रशस्त किया था उन्होंने, यानी अपने मार्ग पर पहले ही ये पत्थरों को काट करके, पहाड़ों को काट करके चलती हैं ये, और गोर्ज का भी निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 62, तो इसमें पूछा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से इंगित करते हैं कि वे नदियां हिमालयी भू आकृतियों से पुरानी हैं। कौन सा कथन है इसमें, वे सामान्य नदी दिशा के विपरीत प्रवाहित होती हैं क्या? देखो इन नदियों के बारे में बता दूं कि ये जो नदियां होती हैं ना अपने धरातलीय ढाल तथा संरचना से समायोजित नहीं होती हैं। यानी जो धरातलीय ढाल होता है और जो संरचना होती है उससे समायोजित नहीं होती हैं। और ये पर्वत जो होते हैं ना, पर्वत श्रेणियों, उनको काट करके अपना मार्ग बनाती हैं। ठीक है,
और ये जो नदियाँ हैं, हिमालय नदियाँ जो हैं पर्वत श्रेणियों को आर पार कार करके अपना मार्ग बना ही लेती हैं, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। और ये नदियाँ हिमालय जो बना था ना उससे पहले की हैं, हिमालय से भी। ठीक है, तो इसमें सेकंड सही है, पहला गलत है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखो, भारत अवस्थित है, भारत का जो विस्तार है यानी अक्षांशीय और देशांतरीय वो बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 63 में। देखो, आपने पढ़ा होगा, इसमें आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन सी देखो, सी है बिल्कुल ठीक, कि इसका अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, जबकि देशांतरीय जो है 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो ये सही है इसका बिल्कुल ठीक, ऑप्शन सी। भारत से प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार निम्नलिखित में से कौन सा था? भारत का जो पहला उर्दू का अखबार था वो भारत से प्रकाशित हुआ था, वो कौन सा था? उर्दू भाषा का प्रकाशित होने वाला भारत में प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो याद रखना, ये कौन सा था? ये था सरदल अखबार। सरदल अखबार जो था भारत से उर्दू भाषा का पहला प्रकाशित होने वाला अखबार था। और आगरा कॉलेज के प्रोफेसर सीफेनक थे और इन्होंने 1846 में इसका प्रकाशन किया था। कहाँ से? आगरा से किया था 1846 में। 1846 में आगरा से, और आगरा से ही 1847 में मुंशी कमरुद्दीन ने असदुल अखबार साप्ताहिक पत्र जारी किया था। असदुल जो है ये भी आगरा से हुआ था, लेकिन 1 वर्ष बाद हुआ था 1847 से। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये सभी। सरदल अखबार जो था उर्दू का पहला अखबार था, सरदल। आगे देखते हैं अब। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग संबंधी कार्यों की देखरेख करने हेतु खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था? खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया? खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन, तो याद रखना ये गठन किया गया 1960 में। 1960 में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में तीव्रता लाने के लिए प्रथम इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में तीव्रता लाने के लिए प्रथम इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में ये की गई नोएडा में। किसकी स्थापना? नोएडा की। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नोएडा की फुल फॉर्म है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। आगे देखो, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखलीपुत्र गोसाल की जन्मभूमि क्या थी? मखली गोसाल कह सकते हो, इसकी जन्मभूमि कहाँ थी? जो आजीवक जो संप्रदाय था उसके प्रवर्तक थे ये। तो याद रखना, इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था। कहाँ पर? श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 1975 में। कब? 1975 में। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 में। अब सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान ही करना है। इसमें भी देखो, पशु मेला कहाँ पर होता है? ध्रुपद मेला, गोविंद साहब मेला और माघ मेला। ध्रुपद मेला बताओ। ध्रुपद मेला होता है वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। तो बी का हो जाएगा 4। गोविंद साहब मेला ये होता है अम्बेडकर नगर में। देखो, गोविंद साहब लगा हुआ है, अम्बेडकर साहब, अम्बेडकर नगर में। और ये पशु मेला होता है आपका बटेश्वर में। और माघ मेला प्रयागराज में। एक का 3 देख लो। और ध्रुपद मेला वाराणसी में होता है, बी का 4 देख लो। एक का 3, बी का 4। ऑप्शन यही सही है। प्रयागराज से नैनी के लिए भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा कब शुरू की गई थी? प्रयागराज से नैनी के बीच भारत की प्रथम डाक सेवा शुरू की गई थी
और ये कब की गई थी? याद रखना ये 1911 में शुरू की गई थी। प्रयागराज से नैनी के बीच प्रथम डाक सेवा भारत की। सूची फर्स्ट का इसमें भी मिलान ही करना है आपको। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? राष्ट्रीय पशु उत्थान वर्ण संकर केंद्र कहाँ है? पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? और उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहाँ पर है? बताओ। देखो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है ना, ये कहाँ है? लखनऊ में है। ए का हो जाएगा 2। और राज्य पशु उत्थान वर्ण संकर केंद्र, राज्य पशु उत्थान केंद्र कहाँ पर है? तो याद रखना ये है बरेली में, और बरेली 1 पर है। बी का 1 हो जाएगा। अब आगे पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है ये महोबा में, तो सी का 4 हो जाएगा। बचा एक डी, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, ये शाहजहांपुर में, ये इसका 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 देख लो, 2 1 4 3, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक संगठन ने प्रदेश में पहली बस सेवा 1947 में लखनऊ से बाराबंकी के लिए शुरू की। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन 1972 में किया गया क्या? अब सही छांटना है कौन सा सही है। तो ये दोनों ही सही हैं। जो उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक संगठन है, प्रदेश में पहली बस सेवा 1947 में लखनऊ से वाराणसी तक शुरू की थी इसने। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन 1972 में हुआ था। तो ये दोनों ही सही हैं बिल्कुल। अब इसमें भी सूची का मिलान ही करना है फर्स्ट का सेकंड से। आंवला उद्योग कहाँ पर है? नहीं सॉरी, आमले में, आंवला जो जगह है वहाँ पर कौन सा उद्योग है? नजीबाबाद में कौन सा है, बाराबंकी में कौन सा है, और कानपुर में कौन सा है, ये पूछा है इसमें। देखो आंवला जो है ये उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है इसका मिलान। नजीमाबाद, नजीमाबाद प्लाईवुड, बाराबंकी पॉलीफाइबर, और कानपुर विस्फोटक। तो ये मिलान सही है, 1 2 3 4 हो जाएगा। आंवला उर्वरक, नजीमाबाद प्लाईवुड, बाराबंकी पॉलीफाइबर, कानपुर विस्फोटक। 1 2 3 4 देख लो, ये ही सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 74 है, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो याद रखना लखनऊ जिले की जो सीमा है ना वो प्रयागराज को स्पर्श नहीं करती है। किसको? प्रयागराज को स्पर्श नहीं करती है, बाकी इसमें से सभी को करती है। लखनऊ जिले की सीमा जो है उन्नाव को भी करती है, लखनऊ जिले की सीमा जो है उन्नाव को भी करती है, उसके अलावा रायबरेली को भी करती है, हरदोई को भी करती है, बाराबंकी को भी करती है, सीतापुर को भी करती है, और कानपुर नगर को भी, कानपुर नगर को नहीं, हरदोई हो गया, उन्नाव हो गया, और आपका रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर। तो इस तरह से 5 जिलों को लगती है ये, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रयागराज को नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में जो नॉलेज पार्क है वो कहाँ पर है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सामने। बताओ नॉलेज पार्क कहाँ पर है? नॉलेज पार्क बताना है आपको कि नॉलेज पार्क कहाँ है। बताओ कहाँ पर है नॉलेज पार्क। इसमें काफ़ी बताऊंगा मैं आपको। देखो मेगा फूड पार्क भी सुना होगा आपने, वो जगदीशपुर अमेठी में है, और बुद्धा थीम पार्क वो सारनाथ वाराणसी में है। कहाँ पर है? सारनाथ में। और बुद्ध विहार शांति उपवन कहाँ है? लखनऊ में। भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क भी लखनऊ में। राम मनोहर लोहिया पार्क भी लखनऊ में। इम्पोर्टेंट है। लॉजिस्टिक पार्क इम्पोर्टेंट है। लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में, हापुड़ बुलंदशहर में। नॉलेज पार्क पूछा है इसमें, तो ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है। कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन डी सही है इसका। महिला उद्यमी पार्क भी पूछा जा सकता है, ये भी ग्रेटर नोएडा में। साइंस पार्क लखनऊ में।
लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये बंथरा उन्नाव में है, और लेदर पार्क संडीला हरदोई में भी है, और राजस्थान उसमें आगरा में भी है, और कानपुर देहात में भी है। तो याद कर लेना ऐसे जो पार्क हैं। 18 जून 2023 को हुई घोषणा के अनुसार वर्ष 2021 का गांधी पीस प्राइज किसे प्रदान किया गया? 2021 का, 2023 में घोषणा हुई है इसकी। तो याद रखना ये दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी पीस प्राइज पुरस्कार 2021 का। देश का पहला कैनाइन सेंटर जो कुत्तों के व्यवहार पर शोध करेगा को उत्तर प्रदेश में कहाँ खोला जाएगा? कैनाइन सेंटर जो कुत्तों के व्यवहार पर शोध करने के लिए, तो याद रखना ये खोला जाएगा बरेली में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बर्जर पेटेंट इंडिया लिमिटेड की एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन वर्चुअल मोड से कहाँ पर किया है? तो याद रखना ये किया है उन्होंने हरदोई में। निम्नलिखित में कौन सी एक 2001-2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है? 2001 से जो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है, दशकीय वृद्धि दर कितनी है भारत की जनसंख्या की? तो याद रखना ये जो है 17.70% रही है भारत की, 17.70%। और इसमें भी अगर राज्यों में देखा जाए सो जो सर्वाधिक वृद्धि दर है ना, कहाँ पर रही है? मेघालय में रही है 27.9%। और न्यूनतम में देखा जाए तो नागालैंड में माइनस में है 0.06 वृद्धि दर। और भारत की जो वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर, वो 17.70 है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखना जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था W.M. थॉमसन के द्वारा। W.M. थॉमसन के द्वारा 1929 में जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और माल्थस थ्योरी किसने दी थी? माल्थस ने। किसी विशेष वर्ग में जन्मे पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या तथा मध्य वर्ग की कुल जनसंख्या के बीच अनुपात जिसे प्राय प्रति 1000 पर व्यक्त किया जाता है, क्या कहलाता है? बताओ क्या कहलाता है? तो याद रखना ये कहलाता है क्रूड या अशोधित जन्म दर। क्रूड या अशोधित जन्म दर संख्या या मध्य वर्ग वर्ष की कुल जनसंख्या किसी विशेष वर्ष में जन्मे पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या तथा मध्य वर्ष की कुल जनसंख्या के बीच अनुपात जिसे प्राय प्रति 1000 पर व्यक्त किया जाता है, क्रूड या अशोधित जन्म दर कहलाती है। केंद्रीय बजट 2023-24 में निम्नलिखित योजना कार्यक्रमों में किसे शुरू करने की घोषणा नहीं की गई है? जो 2023 का केंद्रीय बजट है उसमें जो योजनाओं का कार्यक्रम जारी किया गया है उसमें कौन सी योजना को चालू नहीं किया गया, मतलब शुरू करने की घोषणा नहीं की गई है? क्या किए? PM प्रणाम योजना को, क्या अमृत धरोहर योजना को, या सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को, या आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना को? देखो आपके सामने जो है ये PM प्रणाम योजना इसका उल्लेख किया गया है बजट में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करके स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यानी उर्वरकों के उपयोग को कम करके स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा ये अमृत धरोहर जो योजना है इसमें आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है इसमें, और इसी का उल्लेख नहीं किया गया है इसमें। केंद्रीय बजट जो 2023 है
इसमें शुरू करने की कोई योजना नहीं, घोषणा नहीं की गई थी, और यही आंसर पूछा है, ऑप्शन बी सही है इसका। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ये 2047 तक 0 से 40 वर्ष आयु वर्ग में इसका उन्मूलन करना है। यानी सिकल सेल एनीमिया में 2047 तक 0 से 47 वर्ष तक के सभी का इसमें उन्मूलन करना है, इसका एनीमिया का। और ये जो आयुष्मान जन आरोग्य योजना है ना, ये नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी 23 सितंबर 2018 को। और ये भी पूछा जा सकता है कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना कहाँ से शुरू की थी, तो 23 सितंबर 2018 को रांची से की थी, जो झारखंड की राजधानी है, प्रधानमंत्री मोदी ने। तो इस वजह से इसका कौन सा सही है ये देखना है आपको, किसका उल्लेख है इसमें। नहीं, किसका उल्लेख नहीं था, सॉरी, अमृत धरोहर योजना का तो इसमें उल्लेख है, लेकिन आपका जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है ना, ये तो 2018 में शुरू हुई थी, तो इसी का उल्लेख नहीं है इसमें। पीएम प्रणाम योजना, अमृत धरोहर योजना, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ये सभी जो 2023-24 का केंद्रीय बजट है, यानी उसमें योजना का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल की गई थी, और उसकी घोषणा भी की गई थी। दिसंबर 2022 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा को लॉन्च किया। इसे किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है? कल्याणी फेरेस्टा को किस कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है? तो याद रखना, इसका सही जवाब है कल्याणी समूह के द्वारा कल्याणी फेरेस्टा को लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित को उसके स्थापना वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखो, सबसे पहले किसकी स्थापना हुई, फिर उसके बाद विश्व व्यापार संगठन, जो विश्व व्यापार संगठन है उसकी स्थापना कब हुई थी? आपको पता होगा, WTO की स्थापना हुई थी 1995 में, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में और कहाँ पर है इसका मुख्यालय? बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। और यूरोपीय संघ का मुख्यालय, ये भी बताना है आपको। यूरोपीय संघ, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1958 में। कब? 1958 में इसकी स्थापना की गई। और एशियाई विकास बैंक यानी ADB की, इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। कब? 1966 में। देखो, सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? 1945 की, यानी सबसे पहले आएगा 2। फिर इसके बाद 1958 यूरोपीय यूनियन की, इसके बाद आएगा 3, फिर इसके बाद ADB की, फिर आएगा 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 करना है आपको। तो ऑप्शन बी सही है इसका बिल्कुल। वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी को, तो याद रखना, ये जो लक्ष्य रखा गया है ये 40% रखा गया है अक्षय ऊर्जा का 2030 तक। वर्ष 2023-24 के लिए CPI मुद्रास्फीति अनुमानित है। 23-24 के लिए CPI मुद्रास्फीति कितनी अनुमानित की गई है? याद रखना, ये जो अनुमानित की गई है 5.2% अनुमानित की गई है। इसमें पहली तिमाही में तो 5.1 का अनुमान किया गया है, दूसरी में 5.4 का, और तीसरी में 5.4 का, और चौथी में भी 5.2 का अनुमानित किया गया है। तो इसमें 2024 के लिए CPI मुद्रास्फीति अनुमानित की गई है 5.2। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 86 का 5.2। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? संविधान सभा के, तो याद रखना, जो ये सभापति जो थे मनोनीत थे, ये फ्रैंक एंथोनी थे। और संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था? 1946 में।
पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 9 दिसंबर 1946 को ये मनोनीत किए गए थे, याद रखना। और H.C. मुखर्जी जो थे संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। पहले स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसने कहा था? तो याद रखना, इसका सही जो जवाब है बिल्कुल ऑप्शन बी, आइवर जेनिंग्स ने कहा था ये। भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर उन्मुख निम्नलिखित में से किस दशक में हुई? भारत की जो संसदात्मक व्यवस्था है केंद्रीयता से संघवाद की ओर उन्मुख निम्नलिखित में से किस दशक में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर बताना है आपको। तो याद रखना, इसका जो सही जवाब है 1970 के दशक में हुई थी ये। और 1960 के दशक से ही देश में विभिन्न राज्यों में जो है विपक्षों का उभार होने लगा था। इससे पहले कांग्रेस का ही वर्चस्व था, आपको पता होगा। और 1960 के दशक से फिर विपक्ष पार्टियां जो थी वो उभार पर थी, यानी वो शक्तिशाली होती चली। और फिर आपको पता होगा मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी बाद में। आगे देखो, विकास प्रशासन की अवधारणा से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? विकास प्रशासन की अवधारणा से क्वेश्चन नंबर 90। तो ये जो है ना विकास प्रशासन की अवधारणा से, ये फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स संबंधित हैं। फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स। प्रशासन के सिद्धांतों को किसने मिथकों और कहावतों के रूप में अस्वीकार किया है? प्रशासन के सिद्धांतों को किसने मिथकों और कहावतों के रूप में अस्वीकार किया? तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्बर्ट साइमन ने। हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांतों को मिथकों और कहावतों के रूप में अस्वीकार किया है। अब ये संवैधानिक सरकार वह है, ये कथन है आपके सामने देखना है कि संविधान सरकार क्या है। संविधान सरकार वह है जो राज्यों की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में लगाती है। दूसरा कथन है इसमें, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध राज्य की सत्ता के हित में लगाती है। तो इसमें से कथन कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 92। तो देखो, इसमें जो पूछी है संवैधानिक सरकार जो है, इसमें ऑप्शन ए सही है, यानी स्टेटमेंट एक सही है कि जो सरकार जो राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में लगाती है वो संवैधानिक सरकार कहलाती है, ना कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध राज्य की सत्ता के हित में लगाती है। ठीक है, तो पहला सही है इसमें से, ऑप्शन ए। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, इसमें जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में जो सीटें आरक्षित हैं वो 20 सीटें आरक्षित हैं। कितनी? 20। याद रखना 20। और जिसमें से देखा जाए तो सीटों के बारे में देखा भी जाए तो दिल्ली से 7 हैं, अंडमान निकोबार से 1 है, जम्मू कश्मीर से 5 हैं, और चंडीगढ़ से कितनी है? फिर चंडीगढ़ से भी 1 है, दादर और नगर हवेली से और दमन दीव से 2 हैं, और इसके अलावा देखा जाए तो पंडुचेरी और लक्षद्वीप से भी 1 है, 1 है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण क्या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 94। जनसंख्या का दबाव नहीं है क्या निम्न उत्पादकता का? या भूजोत का छोटा आकार नहीं है? या मशीनीकृत कृषि नहीं है? या प्रच्छन्न बेरोजगारी नहीं है? देखो, ज़्यादा जनसंख्या होगी तो उत्पादकता ऑटोमेटिकली कम होगी, ये तो बिल्कुल ठीक है।
जनसंख्या का दबाव अधिक होना इसका कारण है, जोत का छोटा होना भी इसका कारण है। लेकिन मशीनीकृत कृषि जो होगी ना, कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं होगी, ये तो उच्च उत्पादकता करेगी। जैसे विकसित देश जो हैं अमेरिका वगैरह, वहाँ पर खेतों का जो आकार है बड़ा बड़ा है अधिकतर, तो उसकी जो खेती की जाती है अधिकतर मशीनों से की जाती है, और उसी वजह से उसकी जो उत्पादकता है वो उच्च है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी भी इसका कारण है। यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी इस तरह से कह सकते हो कि जैसे देखो एक कोई खेत है, उसमें खेत में व्यक्तियों के लगने की या किसानों के लगने की तो आवश्यकता है उसमें 5 की, ठीक है, 5 चलाएंगे काम चल जाएगा। लेकिन 5 की जगह पे आप 20 लगा दो, ठीक है, जो काम पहले 5 करते थे अब उसको 20 को कराओगे तो उनकी उत्पादकता तो कम हो गई ना। जैसे पहले 5 के हिस्से में 100 रुपये आएंगे, तो उसी को तुम 20 के हिस्से में बांट दो तो वो तो कम हो जाएंगे ना, उसी हिसाब से समझ लो। अब देखो सूचियाँ ये मिलान करना है फर्स्ट का सेकंड से। पंचवर्षीय योजनाएं एक साइड में और दूसरे में प्रयुक्त मॉडल। ये देखो चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तीसरी किस पर थी, और आठवीं और पहली। देखो पहली जो थी वो कौन से मॉडल पर थी, पहली तो सिंपल है, सबसे पहले पहली हेरड डोमर मॉडल पर थी। और तीसरी किस पर थी, तीसरी जो थी ना जे सैंडी डिमॉन्स्ट्रेशन प्लानिंग पर थी, जे सैंडी डिमॉन्स्ट्रेशन प्लानिंग पर थी तीसरी। चौथी जो थी अशोक रुद्रा मॉडल पर थी। और आठवीं जॉन डब्ल्यू मूलर पर थी। तो ए का हो जाएगा 3, नहीं ए का 2, बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 4। 2 1 4 3 कर लो, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नीति आयोग द्वारा मेंटर इंडिया कैंपेन की शुरुआत अगस्त 2016 में की गई थी क्या। दूसरा है इसमें मेंटर इंडिया कैंपेन के तहत अटल टिकरिंग लैब्स यानी एटीएल के छात्रों को उद्योगों के प्रमुखों द्वारा मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। नीति आयोग द्वारा मेंटर इंडिया कैंपेन की शुरुआत 2016 में की गई थी क्या। देखो इसकी जो शुरुआत की गई थी नीति आयोग के द्वारा 23 अगस्त 2017 को की गई थी। कब, 2017 को। तो ये पहला तो गलत है। मेंटर इंडिया कैंपेन के तहत अटल टिकरिंग लैब्स के छात्रों को उद्योगों के प्रमुखों द्वारा मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है, तो ये सही है, ठीक है, ये सही है। इस अभियान के तहत जो है देश भर के 900 से अधिक ज़्यादा यानी 900 से अधिक अटल टिकरिंग लैब्स के छात्रों को उद्योगों के प्रमुख द्वारा मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है, ये सही है इसका। तो ऑप्शन देख लो केवल 2। रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले साख नियंत्रण के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा परिणामात्मक साख नियंत्रण का तरीका नहीं है। क्या बैंक दर, नकद कोष अनुपात, साख मापदंड का निर्धारण या खुले बाजार की क्रिया। क्वेश्चन नंबर 97। साख नियंत्रण के तरीकों में से कौन सा परिमाणात्मक साख नियंत्रण का तरीका नहीं है। देखो जो साख नियंत्रण के जो प्रमुख तरीके हैं ना आरबीआई के, जैसे बैंक दर, नकद कोष अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, ये देखा जाए तो परिमाणात्मक उपाय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जबकि जो मार्जिन या न्यूनतम सीमा का निर्धारण या साख मापदंड का निर्धारण तथा नैतिक दबाव आदि यानी साख नियंत्रण के जो गुणात्मक चयनात्मक उपाय के अंतर्गत आते हैं ये सभी, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं है, इसमें ऑप्शन सी नहीं है। जो साख मापदंड का निर्धारण है ये चयनात्मक या गुणात्मक उपाय के अंतर्गत आता है, ना कि परिमाणात्मक के अंतर्गत। परिणामात्मक के अंतर्गत आते हैं बैंक दर, नकद कोष अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, और गुणात्मक या चयनात्मक के अंतर्गत आते हैं मार्जिन या न्यूनतम सीमा का निर्धारण, साख मापदंड का निर्धारण
या फिर नैतिक दबाव, ये सभी आते हैं गुणात्मक के अंतर्गत। आगे देखना है अब निम्नलिखित, इसमें भी आपको क्या करना है, सही सुमेलित नहीं है वो छांटना है। बुक्सा जनजाति क्या पौड़ी गढ़वाल में रहती है, कोल जनजाति जबलपुर में, मुंडा छोटा नागपुर में, या कोरबा कोडागू में। 98 का। देखो बुक्सा जो है पौड़ी गढ़वाल में रहती है, ये ठीक है। कोल जबलपुर में, मुंडा छोटा नागपुर में, लेकिन ये जो कोरबा जनजाति है कोडागू में नहीं है। ये कोरबा जनजाति, सॉरी, हाँ ठीक है। कोरबा जनजाति कहाँ है फिर? कोरबा जनजाति जो है मुख्य रूप से झारखंड में पाई जाती है और उसका जिला है एक पलामू जिले में मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। काफ़ी लंबी हो गई क्लास, अब इसमें मिलान ही करना है। कावेरी नदी पर कौन सा बांध है, कृष्णा पर कौन सा है, नर्मदा पर कौन सा है, चंबल पर कौन सा है? देखो बताओ, अगर कुछ आपको यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं इसी तरह से लाता रहूँगा और सुधार करूँगा आपके लिए। थोड़ी आज मेरी तबीयत ऐसी है, ढीली सी है कुछ, और गले में भी दिक्कत है थोड़ी, तो बोलने में भी दिक्कत सी हो रही है, थकान सी भी है काफ़ी। देखो कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? बताओ कावेरी पर कौन सा है? देखो ये जो मेटूर बांध है ना, ये कावेरी नदी पर है, एक का तो 2 हो जाएगा। और कृष्णा पर कौन सा है? कृष्णा पर है अलमाटी, मैंने बताया था कृष्ण भगवान माटी खाते थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और नर्मदा पर कौन सा है? सरदार सरोवर, सी का हो जाएगा 4। और चंबल पर कौन सा है? गांधी सागर। ए का 2, बी का 1 देख लो पहले तो। बी का 1 2 ऑप्शन में है और सी का 4, ये तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें देखना है आपको, सही उत्तर का चयन करना है और देखना है कौन सा सुमेलित है। इडुक्की ताप विद्युत केंद्र है क्या? सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है। अब देखो जो सही है वो देखना है आपको। 2 3 4, 1 2 3 4। देखो पहली देखो, इसमें पहले ये जो इडुक्की है, क्या ताप विद्युत केंद्र है इडुक्की? इडुक्की यही गलत है इसमें। याद रखना इडुक्की जो है ताप विद्युत केंद्र ना होकर के बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, बाकी सभी सही हैं, तो 2 3 4 देख लो ऑप्शन में, ऑप्शन ए ही सही है इसका। तो थोड़ी मेरे गले में दिक्कत है, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। 100 क्वेश्चन हो गए, 20 नहीं कर रहा मैं, लेकिन अगले में 120 ही करूँगा पक्का। ठीक है, पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। कल मिलते हैं फिर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। डेली प्रैक्टिस सेट लाऊंगा आपके लिए, काफ़ी यूजफुल होगी ये सीरीज़, देख लेना आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अच्छे लाता रहूँगा डेली। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बस, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दो, क्योंकि उन्हें भी फ़ायदा मिले। ठीक है, तो बाय।